नमस्कार, सत्ते पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का पेश होना इस बात का गवाह है कि पीएम मोदी के विकसित भारत में हर पिछड़े हर तबके को शामिल किया जाएगा। सही मायनों में यही सबका साथ सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास भी है। वक्फ पर फैसला हुआ तो शरिया से नहीं संविधान से चलना होगा और ऐसे में इस पर कई लोगों को आपत्ति है। विपक्ष ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी लड़ाई अब फैसले की घड़ी ले आई है। जेपीसी की चर्चा के बाद अब देश की संसद में वाद विवाद के बीच जब लोकसभा में ये बिल पेश हुआ तो हंगामा हो गया, जो कि लाजमी था क्योंकि विपक्ष के कई दल इस विधेयक के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश किया तो अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर, मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं। सरकार का पक्ष है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनका उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा, उनकी चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया जाता। अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति क्यों नहीं हुई? लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस बिल की कड़ी आलोचना की। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? विपक्ष बिल की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी पर वक्फ जमीन को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि इससे वक्फ जमीन की बिक्री हो जाएगी। ये केवल विफलताओं को छिपाने का सिर्फ एक तरीका है। बकौल अखिलेश, ये जो बिल लाया जा रहा है वो बीजेपी में मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन है। खैर,
अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीठी नोक-झोंक भी नजर आई। इसी दरमियान अखिलेश और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीठी नोक-झोंक भी नजर आई। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। बहरहाल सदन में घंटों की मैराथन बहस के बीच वक्फ संशोधन बिल पर फाइनल हिसाब किताब होना है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है। बिल पर पूरी पिक्चर अभी बाकी है, शक्ति परीक्षण अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो वक्फ बिल पर बवाल और सवाल दोनों ही इस वक्त लगातार चर्चा में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। निरंजन पोद्दार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है पोद्दार साहब आपका। और आमिर साबरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आमिर साहब आपका भी। सबसे पहले साबरी साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, वक्फ बिल को लेकर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका हमने देखा कि जो समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इस बात पे कायम है। वो कह रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय को, ऐसा है क्या? बहुत धन्यवाद। देखिए, दरअसल वक्फ बिल है क्या? पहली बात तो वक्फ समझना पड़ेगा आपको कि वक्फ क्या है। वक्फ 2 तरीके के होते हैं। वक्फ होता है अल्लाह औलाद और एक वक्फ होता है अल्लाह जल्ले शानो। अल्लाह औलाद वो होता है जो लोग वक्फ कर देते हैं ताकि हमारी औलादें इससे फैजियाब हों और दर नस्ल इसमें रहें। लेकिन एक वक्त ये होता है कि अल्लाह जल्ले शानो लोगों ने दान दे दिया कि ये मस्जिद के नाम, दरगाह के नाम, मजार के नाम, जिससे वहाँ पर जो खिदमत कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके खर्चे चलेंगे और उससे चिराग बत्ती होगी। तो ये 2 तरीके के वक्फ होते हैं। अब ये वक्फ करने वाला जो होता है वो अपनी निजी प्रॉपर्टी वक्फ करता है। अब इस वक्फ के पीछे बिल, संशोधन बिल के पीछे सरकार की क्या नियत है, ये एक अपने आप में अहम सवाल है। सवाल इसलिए भी बनता है और ये क्यों लाया जा रहा है, ये बड़ी बात यह है क्योंकि इससे किसी भी गैर मुस्लिम का कोई संबंध ही नहीं है। पहला सवाल तो ये है। ये वक्फ मुस्लिम जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने वक्फ किया है, तो इससे कोई सरकार का या किसी हिंदू भाई का कोई संबंध नहीं है। अब रहा सवाल वक्फ बोर्ड जब बना, तो वक्फ बोर्ड ऑलरेडी वैसे भी अर्ध सरकारी संस्था है, पूरी तरह सरकारी भी नहीं है, पूरी तरह प्राइवेट भी नहीं है। अर्ध सरकारी संस्था तो आधे से ज्यादा तो सरकार का कब्जा वैसे भी वक्फ पे है। और जहां तक मुस्लिम, जैसे कि एक प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिम गरीबों की शिक्षा, मुस्लिम गरीबों का विकास, तो अतुल भाई मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ इस बात के लिए, और हमारे तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, सरकार के लोग नुमाइंदे हैं, कि वक्त से जब मुस्लिम गरीबों का और मुस्लिम शिक्षा की बात, गरीबों की बात हो रही है, तो हम पूरे देश या प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करेंगे। यहाँ हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसकी करोड़ों रुपए महीने की आमदनी है, करोड़ों रुपए महीने की। उसके बाद कितने मुस्लिम गरीबों की शिक्षा की बात हुई, कितने मुस्लिम गरीबों का विकास हुआ। भाई जाहिर सी बात है कि जब ट्रस्ट बना हुआ है, जिलाधिकारी महोदय उसके अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 1%, 1.5%, 2% तो मुस्लिमों के विकास हुए होते या मुस्लिम गरीबों की शिक्षा पर खर्च हुआ होता। छोड़ दीजिए, जिस चीज से कमाई हो रही है सरकार की, जिस चीज से जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी पेट भर रहे हैं, उन इमारतों को जाकर देखिए, उन इमारतों की हालत क्या है। अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी, सामने रंगाई पुताई बड़े इमाम बाड़े की और मस्जिद की तमाम इमारतों की हो गई, लेकिन जरा जाके अंदर देख लिया हालात क्या है। पप्पल गिर रहे हैं, पीछे पूरे गिरे पड़े, प्लास्टर गिरा पड़ा हुआ है। जो मेन मस्जिद है उसके पूरे खंभे में प्लास्टर गिरे हुए हैं। हालात ये है, यहाँ तक के जो इमारतें उन पर नहीं खर्च हो पा रहा, खर्च किया गया तो गरीब मुस्लिमों की और गरीब मुस्लिमों की शिक्षा की बात या विकास की बात तो सिर्फ भाई साहब बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, साबरी साहब इसका जवाब लेते हैं। विवेक भाई जवाब देंगे आप? साबरी साहब का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्या थी, और जो समझ पा रहे हैं वो कि बहुत सारी और जो व्यवस्थाएं, उससे तो उन गरीबों का या फिर मुसलमान भाइयों का, उस समुदाय का विकास नहीं हो रहा, वक्फ बिल लाकर ही विकास कर पाएंगे, या फिर जमीन कब्जा करना मकसद है, जो कि सदन के अंदर आप पर आरोप लग रहा है। देखिए, तो ये
वक्फ बिल लाना सरकार की जरूरी इसलिए हो गया था कि जितने लिटिगेशन वक्फ को लेकर के आ रहे थे, हाई कोर्ट में करीब 40 याचिकाएं उसको लेकर पहुंची थी और वक्फ किसी भी जमीन को अपनी घोषित कर दे रहा था और उसको क्लियर करने के लिए आप वक्फ योजना के चक्कर लगाइए और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। पूरे भारत में इस तरह के मसलों की लाइन लग गई थी। ये कहीं न कहीं गैर संवैधानिक था और भारतीय न्यायपालिका के मान मर्दन करने वाला था। भारत में न्यायपालिका सर्वोपरि है, कलेक्टर, सिविल जज और उसके ऊपर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इस सारी प्रक्रिया को रटा बताते हुए वक्त ट्रिब्यूनल को पावर दी गई थी और मौलाना लोग यही मदद करके जगह जगह तमाम जमीनों को अपनी बताने से चूक नहीं रहे थे। अभी आपने देखा किस तरह से बेहुदा मजाक कुंभ के दौरान आया कि कुंभ में इतनी जमीन वक्त की है। आज रिजिजू साहब बता रहे थे पार्लियामेंट में कि अपने कहा राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में वक्त का है। तो अगर इस तरह से वक्त भारत में अपनी जमीनें बताता रहेगा तो फिर तो हो चुका काम। कहीं न कहीं इनको संवैधानिक ढांचे में और भारत के संविधान की मर्यादा के तहत रखना होगा। आज जो बिल पेश हुआ है वो भारत के संविधान के तहत इनको संवैधानिक ढांचे में रखा जा रहा है। वक्त कतई धार्मिक संस्था नहीं है, वक्त एक संवैधानिक संस्था है और उसमें तमाम सुधारों का अधिकार भारत की संसद को है। भारत की संसद जो काम कर रही है। ठीक है पोद्दार साहब, देखिए साबरी साहब ने कहा कि जो उदाहरण वो दे रहे हैं उसको समझिए तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं पहले से, लेकिन उसका लाभ उस समुदाय को नहीं मिल रहा। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, सदन में भी वही बात रखी गई और बताया गया कि हाँ भाई बहुत सारी ऐसी जमीनों पर इन लोगों ने दावा कर रखा था और इन लोगों ने नहीं, पूरे समुदाय ने नहीं, चुनिंदा कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो कि इन तमाम चीजों में संलिप्त पाए गए। इस वजह से वक्फ बिल को लाना पड़ा है, उस पर चर्चा भी हो रही और फिर उसे पास भी कराया जाएगा, ऐसा सरकार का प्रयास है। लेकिन इसके बीच में या इससे इतर विपक्ष भी हमलावर है और साथ में कई संगठनों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर बिल पास हुआ तो आगे हालात ठीक नहीं होंगे। देखिए मुझे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज एक परिपाटी सी बन गई है और परिपाटी क्या बन गई है कि अगर ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की होगी, उनको अगर कोई कहे कि कौवा तुम्हारा काम ले गया तो वो अपना काम नहीं संभालते, वो कभी पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये वक्फ बिल का या वक्फ संशोधन बिल का जो मुद्दा चल रहा है इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, भारत के संविधान के अंदर जब 26 जनवरी सन 1950 से संविधान लागू हुआ था उस समय वहां पे वक्फ का कोई प्रावधान नहीं था। सन 1951 में जब संविधान के अंदर वक्फ एक्ट जोड़ा गया तो उस समय इसकी कहीं कोई इसकी डेटा नहीं था, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था। तो उसके बाद में सन 1993 के अंदर जब इस वक्फ बिल को ऐसी भी शक्तियां दी, उस समय सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 3.25 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी। और आप ये मान के चलिए 2013 के अंदर इसके अंदर फिर कुछ संशोधन करके इसके अंदर कुछ फिर इसको और ऐसी भी शक्तियां दी तो उस समय बताया गया कि वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर 6 लाख एकड़ जमीन है और 2023 आते आते वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड में ये आया कि इसके पास 9 लाख एकड़ जमीन होगी। अब वक्फ का जब मैं इसकी तब कड़ी भाषा देखता हूँ तो वक्फ की कड़ी भाषा वो है कि जो लोग मुस्लिम लोग जो अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्तियों को जब दान करते हैं तो उसको वक्फ की संपत्ति यानी कि अल्लाह की संपत्ति कही जाती है। एक रोकना अल्लाह की संपत्ति कही जाती है। अब अतुल जी आपको ये चीज समझनी चाहिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। अगर 2036-70 कमेटी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की हालत इतनी दयनीय है, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, हर प्रकार से भारत के मुसलमानों की स्थिति ऐसी है कि वो दलितों से पिछड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि जो जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के तहत
जो शौचालय दिए गए उन शौचालयों के अंदर 42% जो लाभार्थी वर्ग है वो मुस्लिम वर्ग है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको मकान मिला है उसके अंदर 36% जो लाभार्थी वर्ग है वो मुस्लिम वर्ग है। और जब हज के लिए सब्सिडी की बात करते हैं तो वहां पे 98% मुसलमान सब्सिडी के द्वारा हज करने जाता है। और जब हम बात करते हैं आर्थिक डेटा की तो पता चलता है कि 60% के ऊपर का मुसलमान देश के अंदर गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसने पिछले 15-20 वर्षों के अंदर 25 वर्षों के अंदर इस देश के वक्फ बोर्ड को 6 लाख एकड़ जमीन दान कर दी। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इतने बड़े धनाढ्य सेठ कहां से आ गए कि जिनके पास अपना घर का शौचालय बनाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपना 2 कमरों का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपने पैसे से हज करने के लिए पैसा नहीं है, जो सत्तर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बिकने स्तर पे है, उन लोगों ने मिलकर के और 6 लाख एकड़ जमीन दान कर दी। तो बड़ा आश्चर्य सा लगता है। वास्तविकता ये है कि अगर आप देश के संविधान की जो मूल भावना है उसके अंदर का आप देखेंगे तो जो वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन 40A है, यानी वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन 40 है, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, मेरे हिसाब से उसको कहीं ना कहीं वो कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो भी न्यायालय है वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकती, जबकि वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आपको कोई अपील करनी है तो आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की तरफ से अगर जो फैसला आ गया वो आप ऊपर किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये बिल बनाया गया, बिल लाया गया, उसके बाद जेपीसी के पास गया, अब लेकिन फिर से विवादों में है। और विवाद कुछ संगठन जानबूझकर और बढ़ा भी रहे हैं, साफ तौर पर राजनीति वहां पर दिख रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर यह बिल ला रही। साबरी साहब, जो बात श्रीवास्तव साहब ने कही और जो बात पोद्दार साहब कह रहे हैं उससे कुछ इत्तेफाक आप रखेंगे? क्या यह सच नहीं है कि हाँ, जब इस देश में सब कुछ संविधान से चलता है और आप लोग भी संविधान से मानते हैं तो वक्त भी संविधान के दायरे में आए तो बेहतर होगा और उसी समाज को, उसी तबके को भी उसका फायदा मिलेगा, इसमें बहुत सारे और लोग भी जुड़ेंगे? अतुल जी, कभी किसी मुसलमान ने संविधान का विरोध नहीं किया। हर मामले में संविधान को ही आगे रखा है, संविधान के तहत ही बात करता है। जहां तक इन्होंने जैसे कहा है कि देखिए तमाम जगह, हम तो कहते हैं अगर आपके पास कागज हैं कि ये वक्त की जगह नहीं है तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है, हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश की न्यायालय व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आप क्यों नहीं आए ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जाते हैं? देखिए, क्या चैलेंज करने का प्रावधान है इसमें? बिल्कुल, हाई कोर्ट जाते हैं लोग। हाई कोर्ट में भी अगर सुनवाई सही नहीं होती, फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सब प्रावधान सारे हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कोई विकल्प खुला नहीं हो। जैसे हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। देखिए, पूरी बात आ जाने दीजिए मेरी। अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, ये पत्रकार कम आरएसएस के प्रचारक ज्यादा लग रहे हैं। ये तो आपका सर्टिफिकेट है ना, जैसे आप कागज दिखा रहे हैं वैसे आप सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। वो पत्रकार है, वो पत्रकार ही है। जैसे आप मुस्लिम स्कॉलर है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी संगठन या किसी पार्टी के नेता है, मैं आपको मुस्लिम स्कॉलर ही कहूंगा। इसलिए अपना अपना सर्टिफिकेट अपने अपने पास लेके हम लोग सब लोग बैठे बेहतर है। मैं पत्रकार हूं, पोद्दार साहब पत्रकार हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल आ जाने दीजिए पहले। ये कह रहे थे भी कि धर्म के आधार पर यहाँ कुछ नहीं होता है। अरे धर्म के आधार पर तो आप आरक्षण लागू किए हुए हैं, क्या धर्म के आधार पर नहीं होता है? आरक्षण धर्म के आधार पर होता है। तो अगर कोई दलित आज की तारीख में आरक्षण धर्म के आधार पर होता है, क्यों नहीं है धर्म के आधार पर? आज की तारीख में कोई दलित मुस्लिम हो जाए या ईसाई बन जाए तो उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। तो धर्म के आधार पर है कि नहीं है? बात वही है कि असल में कुछ कहानी पता नहीं, लेकिन बोलना सब कुछ है। एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने दावा किया, आपने लखनऊ का उदाहरण दिया था साबरी साहब, उनका ये दावा है ना कि जो राजभवन है और वो भी वक्त की जमीन पर है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कागज है तो आप दिखा दीजिए। अच्छा, तमाम सरकारी मतलब सारे कागज आप लोगों के पास ही आ गए और जब सीए एनआरसी की बात होती है तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज अब कागज दिखाने को तैयार है। अतुल जी नजूल क्या है पहले बता दीजिए आप। नजूल क्या है? नजूल क्या है वो आपको बेहतर पता होगा ना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि सीए एनआरसी का जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तब आप कह रहे थे, आप अड़े हुए थे कि नहीं हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब आप कागज की बात कर रहे हैं। समय की थोड़ी पाबंदी है सर। विवेक श्रीवास्तव जवाब देंगे आप। भाई साबरी साहब का ये कहना है कि असल में ये धार्मिक मामला है, इसमें आप लोग हस्तक्षेप ना करें। विवेक जी, साबरी साहब हमारे लखनऊ से हैं, इनसे पूछिए कि लखनऊ में जितनी मस्जिदें हैं उसमें कितने मस्जिदें
अपनी जमीनों पे, ज्यादातर सार्वजनिक जमीनों पे, ग्राम समाज की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे, और इन मस्जिदों में नीचे दुकानें चलती है। नक्शे बने हुए हैं, कागज है, आप मंदिर की एक कागज नहीं दिखा सकते हैं, आप ईमानदारी बात ये है। सुन लीजिए विचलित मत होइए, सुनिए सावरी साहब, जवाब सुन लीजिए। आप हमारी सुन लीजिए, अगर हर थाने में मंदिर बना, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है। अभी ये कोटेश्वर महाराज चौक कोतवाली के बाहर मंदिर है, ये संवैधानिक है। बात तो सुन लीजिए, इतने मस्जिदों के नीचे दुकानें चल रही हैं, इमाम साहब फोटो स्टेट की दुकान चला रहे हैं, इमाम साहब वहाँ पे बकरे की दुकान चला रहे हैं, इमाम साहब वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, और इन दुकानों का टैक्स कहाँ जा रहा है, किराया कहाँ जा रहा है? तकलीफ है, आप बता दीजिए भाई, आपसे गिरने आ रहे हैं, आपकी जेब पे डाका डाल रहे हैं, तो बता दीजिए। अगर कहीं कोई देश कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, कानून ये मस्जिद के नीचे दुकानें चल रही हैं, आप फ्री की बिजली जला रहे हैं, फ्री का पानी ले रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं, टैक्स के नाम पे सरकार को ठेका दिखा रहे हैं। विवेक जी, मस्जिद की दुकानों पर, मस्जिद की जगह पर दुकानें बनाना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, आप बता दीजिए। धार्मिक स्थानों पे व्यवसायिक तरीकों से लगाने के करने ला रहे हैं, घर के ऊपर मस्जिद की छत पे नमाज भी पढ़ सकते हैं, अब ये भी कानून आप लाइए। दुकानें चला रहे हो, फ्री की बिजली जला रहे हो, फ्री का पानी ले रहे हो, तो इसके नाम पे सरकार को ठेका दिखा रहे हो आप। जहाँ चोरी बिजली चल रही है, आप रेट डलवाइए, रेट क्यों डलवाते हैं आप डलवाइए। नहीं, रेट तो पड़ती है वहां पर, जब एक्शन होता है तो वो भी मामला धार्मिक हो जाता है ना साबरी साहब। हर चीज को आप धर्म से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम संविधान को मानते हैं। भाई, संविधान के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं इस बिल के बाद आपकी जमीनों पर कब्जा होगा, तो उसी संविधान के दायरे में न्यायपालिका है और आपको पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, आप चैलेंज करिएगा वहां पर। बहरहाल पोद्दार साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट आपका समझ पा लीजिए। 20 जनवरी सन 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ, तो उस समय देश की जो 762 रियासतें थी, वो सारी की सारी भारत सरकार के अधीनस्थ आ गई। लेकिन आज भी अगर वक्त की आप जो 9 लाख एकड़ जमीन बताई जाती है, उस जमीन का अगर आप वास्तव में अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 15वीं शताब्दी के अंदर वक्त की हुई जमीनें हैं, वो 16वीं शताब्दी के अंदर वक्त की हुई जमीनें हैं, वो 18वीं शताब्दी में वक्त की हुई जमीनें। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि जब तमाम जो जितनी भी जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य रजवाड़े थे, सारे के सारे 26 जनवरी सन 1950 को संविधान के नीचे आ गए, यानी कि भारत के तिरंगे के झंडे के नीचे सम्मानित हो गए। उसके बाद में ये जो नवाबों की और जो बादशाहों की जमीनें थी, वो कहीं वो अलग से कैसे कायम रह गई, ये चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन वास्तविकता ये है अतुल जी कि आज की तारीख में स्थितियां वो हो रही है कि मेरा मन भाया तो कितना काट के खाया, अगर मुझे ये पसंद आ रहा है तो शरीयत के हिसाब से चलेगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका एक मानक होना चाहिए। अगर आप एक मापदंड पर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी बात सुनी भी जाएगी, समझ में भी आएगी। उधर साहब, समस्या ये है ना कि साबरी साहब को चिंता है कि धार्मिक मामला है, जो विपक्ष के नेता है उनको चिंता है कि 27 में कहीं इससे कोई बात और ना बन जाए, या फिर मुस्लिम समुदाय में ही बंटवारा ना हो जाए तो बीजेपी को फायदा ना हो जाए। अखिलेश यादव इस बात का तर्क देते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब कुछ संविधान के दायरे में है तो फिर बाकी चीजें अलग से शरीयत के हिसाब से क्यों चले, वो चाहे किसी एक पक्ष का हो, समुदाय का हो, वहां पर संविधान ही सबसे सर्वोपरि होगा। मानते भी हैं लेकिन कहते नहीं हमारे वाले को छोड़कर बाकी वाले संविधान को हम मानेंगे। बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब आपका, पोद्दार साहब आपका और साबरी साहब आपका। तो वक्फ बिल पर चर्चा इस वक्त आगे बढ़ती हुई और सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कई संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि बिल अगर पास होता है तो फिर आगे हम अपनी तरफ से मोर्चा जरूर खोलेंगे। नमस्कार।